नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक ये है अपना फिफ्थ। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 4 वो हर सारे टॉपिक मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ जहाँ से श्योर शॉर्ट है 100% आपका जेपीएससी क्वेश्चन पूछेगी ही। आज का जो टॉपिक नंबर 5 है उसमें हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो आपके मिसलेनियस में मेंशन किया गया। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे। जितने इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुए हैं और जितने महत्वपूर्ण एक्ट हैं, और ये सारे के सारे रिलेटेड किससे होंगे भाई, ये सारे के सारे रिलेटेड आपके इन्वायरमेंट, पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जेपीएससी हमेशा पूछते आई है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन से, इंपॉर्टेंट एक्ट से कि कब वन संरक्षण अधिनियम आया, वो एक्ट कब पारित हुआ है, कब प्रभावी हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा कन्वेंशन में आप जिनेवा कन्वेंशन के बारे, प्रथम शिखर सम्मेलन है, ऑर्गेनाइजेशन में यूएनडीपी के बारे, मतलब ये सारी चीजें, उसके हेड क्वार्टर कब कहाँ है और उसका उद्देश्य क्या, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, देखिए मैंने जब सतत विकास का इससे मैंने इसके क्लासेस, कई सारे क्लासेस मैंने जेपीएससी के लिए यूट्यूब पे डाल रखे हैं भाई, जरूर से देखिएगा। मैं श्योर शॉर्ट कर रहा हूं कि उस वीडियो लेक्चर से, उसी नोट से आपके क्वेश्चन जेपीएससी पूछ रही होगी। आपने अभी देखा होगा मेंस का पेपर जेपीएससी ने जो फॉरेस्ट विभाग का करवाया है, क्या मैंने चीजें आपको नहीं करवाई थी। प्रीलिम्स की मैं बातें कर रहा हूं, जो मेंस में मैंने आपको कहा था कि 70 to 80% सिलेबस कवर हो। खैर उसको छोड़ते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये अपडेट सतत विकास के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सतत विकास मैं आपको करा रखा। देखिए इतना में ही मैंने सतत विकास, देख सकते हैं सतत विकास के बारे में कुछ 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखे थे और कंप्लीट रिवीजन थ्योरी, इतने मैंने 4 से 5 से 6 7 8 कुल मिलाकर 8 पॉइंट डिस्कशन कराए थे। और कुल मिलाकर के जितने गोल में भी कौन से गोल आपको याद रखने वो मैंने करा रखे हैं। आप जाके जरूर देखिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा उसका, ठीक है। उसके एमसीक्यू भी मैंने करवा रखे हैं, जरूर करिए, क्योंकि 2 से 3 सवाल जेपीएससी पूछते आई है इसीलिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन है। देखिए इससे पहले हम लोग रामसर जो वेटलैंड वाला जो आपका कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी श्योर शॉर्ट है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जैव विविधता संरक्षण के उपाय, अब ये सब इन सीटू एक्स सीटू ये सब देख सकते हैं, मैंने नोट्स में जो आपको दे दिए ना भाई, इन्वायरमेंट के नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये आपका मिसलेनियस में भी काम आ जाएगा और आप ज्योग्राफी से जोड़ के या करंट अफेयर से जोड़ करके भी ये मैंने करवा रखे। तो इतना तो डिटेल नहीं करेंगे अभी हम लोग। मेन आते हैं वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है वेटलैंड, तो देखिए स्वैम्प या जो मेशी जो एरिया होती है, मेशी एरिया मतलब कहाँ है, वेयर वाटर स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जो दलदली जो स्थान होते हैं, दलदली जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं ना, वैसे क्षेत्र में जहां पे मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित ही मिलेंगे लंबे समय तक, वहां पे क्या हो जाता है, पानी जैसे सिचुएशन भरी होती है, जिसको आप दलदल कहते हैं ठेठ भाषा में, उसे ही आप आर्द्रलैंड या फिर वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहते हैं। भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसमें नमी या शुष्क, ठीक है ना, मतलब नमी की भी मात्रा हो और थोड़ा सा ड्राइनेस भी हो, शुष्क भी हो, दोनों तरह के वातावरण की विशेषताएं इसमें पाई जाती है। मैं यहाँ पे बस नोट्स में फटाफट चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने बहुत भरपूर तरीके से चीजों को समझाया है। यहाँ समय नहीं है मेरे पास, ना ही आपके पास। इस आर्द्र भूमि में जैव विविधता काफी देखने को मिलती है, जैसा मैंने आप सभी को पता है कि जो आपकी आर्द्र भूमि है, जहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी भी है और साथ के साथ ड्राइनेस भी है, जिस कारण यहाँ पे काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और इसी की संरक्षण के लिए हमने क्या किया, मतलब मान के चलिए कि आपका ये वेटलैंड है, जहां पे दलदली क्षेत्र है, ड्राइनेस भी क्षेत्र है, यहाँ पे काफी सारे जीव आपको देखने को मिलेगा, बहुत अलग अलग टाइप को। तो अब ये जो एरिया क्या है भाई, हमारे लिए या फिर देश के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें कई सारे जैव विविधताएं हैं और उस जैव विविधता को बचाने के लिए हमें पहले ये क्षेत्र को बचाना होगा। इसलिए इस क्षेत्र को ही हम क्या करते हैं, वेटलैंड क्षेत्र के तहत घोषित करेंगे और इसका देख रेख संरक्षण कौन करेगा, अभी मैं आपको आगे बतलाऊंगा। समझ में आया? चलिए भाई, मैं बहुत ही सिंपल वे में और फटाफट चीजों को निकालूंगा। इसके एडवांटेज आर्द्र भूमि से लाभ क्या, देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है लिखने के लिए। देखिए इसके आसपास एरिया में क्या है, हाईली बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। बाढ़ को कंट्रोल करने से, जिसमें सॉइल इरोजन में भी कंट्रोल होता है, एडवांटेज बताया जा रहा है क्या है आर्द्र भूमि से। वाटर स्टोरेज का काम करती है, जब पानी की आवश्यकता होती है तो वाटर सप्लाई भी करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्पॉन्ज ऑफ अर्थ भी।
वाटर इनफिल्ट्रेशन करते हैं, जल का वहन करते हैं जिससे जमीन जल पानी को सोखती है, और ये सब पॉइंट है। अब आइए रामसर संधि जो इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रामसर जो है ईरान में स्थित एक जगह है, क्लियर है, इसी जगह में संधि हुई थी, इसलिए इसको कहा गया रामसर संधि। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए यह संधि की गई थी। वैश्विक स्तर पर विश्व के प्रमुख आर्द्र भूमि जो होंगे उसके संरक्षण के लिए यह संधि हुई, रामसर संधि। रामसर कहाँ है? तो ईरान में है। अभी आप ईरान, इजराइल और अब अमेरिका को भी जोड़ लीजिए, जो आक्रमण, जो युद्ध आप देख रहे होंगे। 2 फरवरी 1971 को ये आपका कैप्शन सागर के तट पर यह हस्ताक्षर हुआ था संधि पे, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रामसर संधि का नाम देते हैं। इसी के आधार पर 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। और उसको लागू कब किया गया था, तो ध्यान रखना है ये पॉइंट। संधि पे हस्ताक्षर 2 फरवरी कब? 1971 में। 4 साल के बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया 1975 में। और इसका भारत, यानी इसमें जो सिग्नेचर कर रहा है भारत, कब? 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे एक नाम से और जानते हैं, किडनी ऑफ द लैंडस्केप। वेटलैंड जो है जल प्रदूषण मुक्त करता है, इसलिए वेटलैंड को किडनी ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है ना। जो किडनी का कंसेप्ट है, जो किडनी का जो फंक्शन है, एज इट इज फंक्शन आपका वेटलैंड भी कर रहा होता है हमारे पृथ्वी के लिए, इसलिए इसको कह दिया जाता है किडनी ऑफ द लैंडस्केप। आगे बढ़े तो आर्द्र भूमि जो संरक्षण है केंद्र पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है किसके अंतर्गत आता है, और इसके अभी मंत्रालय में जो मंत्री साहब, उसके नाम भी आपको पते होने चाहिए। कुल मिलाकर के अभी कितने रामसर साइट है, तो 96 रामसर साइट है इन इंडिया। अभी प्रेजेंट डाटा, ये आपका जो डाटा लिया गया है एक पूरा कंप्लीट 2025 तक की, ठीक है। अब 2026 का भी डाटा अपडेटेड नहीं हुआ, तो आप इतना अभी आप याद रख सकते हैं, क्लियर है। टोटल 96 रामसर साइट है। और जो थीम ऑफ ये अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, 2025 का अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका काम है कर लेना, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये आप खुद से करंट से इसको जोड़ लेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट अगर पूछ लिया जाए कहाँ है, तो कितना है? तमिलनाडु में। कितना? तो 20 में। विश्व में पहली रामसर साइट जो खोजा गया था वो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का कॉमबर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है, 1974 में आइडेंटिफाइड की गई थी। सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ पे है पूरे विश्व स्तर पे देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में है। इंडिया की पहली जो रामसर साइट है वो चिल्का लेक है, और क्लेडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में स्थित है 1981 में घोषित किया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल पूछा जाएगा तो हरिके बैराज है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्तर रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। झारखंड में एक अभी 2025 में ही अभी अनाउंस किया गया है, एक ही वेटलैंड है जो है उदवा झील साहेबगंज जिला में। एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका नेबरिंग स्टेट बिहार में पूछा जा सकता है, टोटल कितने हैं, तो 6 वेटलैंड है। मैं इंपॉर्टेंट 2025 के कुछ डिस्कशन कर देता हूं, शायद एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाए, ठीक है। तो एक आपको छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो स्थल है बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। बिलासपुर की आपको याद रखना होगा, बिलासपुर वाला। नेबरिंग स्टेट का आपको याद रखना होगा कोपरा जलाशय, ठीक है ना। इसका अभी जस्ट अनाउंसमेंट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया एज ए आर्द्र भूमि कोपरा जलाशय। झारखंड का मैंने बता दिया, उदवा जो झील है आपका साहेबगंज जिला में, ये भी 2025 में अनाउंस किया गया है। बिहार का आप याद कर लीजिएगा 3, लेटेस्ट है 2025 में अनाउंस किया गया है, या इसलिए मैं बता रहा। एक कटिहार क्षेत्र में जो स्थित है आपका गोगाबिल, ठीक है ना, गोगाबिल झील, गोगाबिल झील ये आपका कटिहार में स्थित है। इसके बाद वेस्ट चंपारण में, ठीक है, वेस्ट चंपारण में आपका स्थित जो उदयपुर झील है आपका उदयपुर झील। और तीसरा जो आपको याद रखना है पश्चिम चंपारण हो गया, उदयपुर झील हो गया बक्सर का, ठीक है ना। बक्सर में स्थित आपका जो जलाशय है आपका गोकुल जलाशय, ठीक है, गोकुल जलाशय। तो इतना अपना याद रखिएगा 2025 का कम से कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। राजस्थान का भी एक है सिलीसेड झील, याद करके रखिए, शायद एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से जोड़ के पूछ लिया जाए। तो राजस्थान में स्थित जो आपका जो अभी जो झील है आपका सिलीसेड, या ऐसे भी पूछ लेगा भाई सिलीसेड झील, ये इसीलिए पूछा जाएगा, बहुत फेमस नहीं है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए क्या भाई, वेटलैंड। ये कहाँ है? राजस्थान में, तो अरवल में, क्लियर है। इतना आपको याद रखना है। और राजस्थान में एक और वेटलैंड को अनाउंस किया गया इस बार 2025 में, खीचन वेटलैंड, ठीक है, खीचन वेटलैंड, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 2024 आपको याद नहीं रखने हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट कुछ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पर्यावरण के संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो IUCN के बारे याद रखिएगा।
पर्यावरण, देखिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए, मतलब पर्यावरण के संरक्षण का मतलब समझ रहे भाई आप, पर्यावरण को क्या कर रहे हैं भाई, काफी क्षरण कर रहे हैं, मानव हस्तक्षेप काफी ज्यादा हो रहा पर्यावरण में, वृक्षों की कटाई, जंगलों की कटाई, वृक्षों कटाई करके आप क्या बना रहे हैं, 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, 8 लेन बना रहे हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आप मतलब कि बड़े बड़े बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे प्राचीन संस्था अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे प्राचीन संस्था कौन है, तो भाई IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी ने, आपको याद होगा मैंने बताया था ग्रीन डाटा बुक्स और रेड डाटा बुक्स के बारे में, तो ये जो रेड डाटा बुक्स है या ग्रीन डाटा बुक्स को इसी ने तैयार किया था 1963 में भी, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, मैंने लिखा भी होगा। IUCN संकटग्रस्त जीवों की पहचान के लिए रेड डाटा बुक्स और संकटग्रस्त वनों की पहचान के लिए ग्रीन डाटा बुक्स को प्रकाशित किया था। डेट भी याद रखिएगा 1963 में। किसी प्रजाति को कब माना जाएगा कि विलुप्त है, तो जब तक वो 50 वर्ष तक अगर वो जाति के जीव अगर नहीं दिखाई दिए तो उसको विलुप्त माना जाएगा। अब कुछ अधिनियम मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन कर दूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किए थे। इसका उद्देश्य क्या था, वन्य जीव की जो तस्करी हो रही थी, अवैध शिकार से इसका क्या करना, रक्षा करना, ठीक है। जो भी वन्य जीव की तस्करी वाला जो मामला आपने सुना था, इसी के लिए ये एक्ट लाया गया था। और अवैध शिकार जो हो रहा है, तस्करी हो रहा है, वो सब ना हो, इसके लिए एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट के तहत कितने अनुसूची है, तो ये भी याद रखना, कुल मिलाकर के 6 अनुसूची है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया है। देखिए ये समझिए, यह है वन संरक्षण अधिनियम, और ये क्या है आपका, वन और जीव दोनों, क्लियर है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1972 में स्टॉकहोम के सम्मेलन में UNEP का गठन किया गया था। क्लियर है यहाँ तक चीजें। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के संरक्षण का उद्देश्य मेन इसका, इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया था पर्यावरण दिवस आयोजित करने के लिए। हर 5 जून को 1974 को याद रखना, पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अब यहाँ पे कुछ आइए इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कशन कर दूं, उसके बाद नोट्स में आएंगे। देखिए आपकी पृथ्वी क्या है भाई, आपकी पृथ्वी बीमार होते जा रही है ना। पृथ्वी क्या है भाई, बीमार हो रही है। पृथ्वी बीमार हो रही है मतलब क्या है कि आप जो पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण का क्या हो रहा, पर्यावरण में क्या हो रहा, मानव हस्तक्षेप काफी अधिक हो रहा है। मानव का जो हस्तक्षेप है काफी ज्यादा अधिक हो रहा है, यानी पर्यावरण को मानवीकृत किया जा रहा है। मतलब पर्यावरण को हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, उसको अपने अनुसार ढाल रहे हैं, यानी प्रकृति को मानवीकृत किया, यानी प्रकृति को, मतलब पहाड़ है भाई, प्रकृति की देन है, अब हम पहाड़ को काट करके रास्ता निकाल रहे हैं या घर बना रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं भाई, जंगलों को काट रहे हैं, वृक्षों की कटाई हो रही है। तो ये क्या कर रहा है भाई, मानव का हस्तक्षेप हो रहा पर्यावरण में। अब मानव का हस्तक्षेप होना पर्यावरण में कितना खतरा है, जो प्राकृतिक आपदा आप देखते हैं, बाढ़ आ जाना, ठीक है, भूस्खलन आप देख रहे हैं, भूकंप देख रहे हैं, बिफोर मानसून आप वर्षा देख रहे हैं, मानसून के समय वर्षा नहीं मिल रही है। आज जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, दिन का जो लेंथ है वो आपका बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, मानव के हस्तक्षेप के कारण हो रही है, यानी हमारा पृथ्वी बीमार। और अगर पृथ्वी बीमार है तो क्या आप स्वस्थ रह सकते हैं? आप तो खैर छोड़िए, आपको देखभाल करने वाले जो डॉक्टर हैं, क्या वो स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं। तो अब ये पृथ्वी जो बीमार हो रही है, उस बीमार को बचाने, बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है ना, पूरे विश्व स्तर पे एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास यानी कि UNDP की स्थापना की गई, ठीक है, जिसका ये डेडिकेटेड है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के मुद्दे को, जितने भी मुद्दे हैं इसमें क्या डिस्कशन होगा, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे डिस्कशन होंगे, ठीक है। इसकी ड्यूटी क्या है, सारे देश, ठीक है ना, सारे देश को इसमें, इसकी बैठक होगी, इस देश में आएंगे उस देश के लीडर, और अपने देश में जो समस्याएं हैं, अपने देश में जो समस्याएं मतलब क्या, भूखमरी वगैरह नहीं, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद, उस विचार विमर्श करने के बाद, तर्क करने के बाद, उस समस्याओं को कैसे ठीक करना है, वो चीज को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर यही UNDP ने क्या किया, इसी UNDP के आधार पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कराया गया, ठीक है।
पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि पृथ्वी बीमार है उसी के लिए हम पृथ्वी सम्मेलन नाम दिए कि हर 5 साल में हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी में जितने भी देश हैं सब इसमें शामिल होंगे और पर्यावरण के लिए जो भी समस्याएं हैं उस पर आप यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, क्या चीज जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे आपने देखा CFC को क्या किया गया, जो यूज किया जा रहा था जैसे शीतलन, ये सारी चीजें बंद किया गया, तो डिस्कशन पे ये निकला कि ये पृथ्वी को बीमार कर रहे हैं भाई। तो वो सारी चीजें जो पृथ्वी को बीमार कर रही है उस पर क्या किया जाएगा भाई, प्रतिबंध लगाया जाएगा और उसके अलावे उसका कुछ सब्स्टिट्यूट भी हमें खोजना होगा। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल आपका बनता है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है यहाँ से सवाल आपका बनता है, इसीलिए मैं 3 पृथ्वी सम्मेलन है इसको मैं आपको यहाँ पे पहले डिस्कशन कर दे रहा हूँ। नोट्स में बहुत तरीके से मैंने नहीं लिखा था इसीलिए, ठीक है, और इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने सतत विकास के दौरान भी चीजों को समझाया भी था और वहां पे भी आपके इसके सवाल बनेंगे। देखिए, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, इसको कई नाम से जाना जाता है। इसको रियो डी जेनेरो के नाम से भी जाना जाता है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आयोजन 1992 में ही किया गया था। ठीक है, 1992 में कहां पे आयोजित किया गया था ये सम्मेलन, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, रियो डी जेनेरो में कहां पे है भाई, ब्राजील की राजधानी है, इसलिए रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुल कितने देश, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 170 देश से अधिक, इसलिए याद रखिएगा 170 देश इसमें कुल मिलाकर के भाग लिए थे। और इसका मोटिव क्या था कि वनों का संरक्षण कैसे हो, वनों का संरक्षण कैसे हो, जो जैव विविधता हो उसका संरक्षण कैसे हो, और भूमंडलीय परिवर्तन को हम कैसे रोक सकते हैं। यानी कि जो आप देखे रहे हैं ना भाई, जो आप जैसे कि आप भूमंडलीय तापन के बारे में आप बात करते हैं, मतलब क्या है भाई, टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है हर साल, गर्मियों में क्या है अधिक देखने को मिल रहा है, यानी टेम्परेचर हर साल कुछ .डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होते चली जा रही है। तो ये सारे जो बदलाव मिल रहे हैं, ये सारे जो परिवर्तन है, या फिर जैव विविधताओं का संरक्षण कैसे होगा, बायोडाइवर्सिटी की आप कैसे कंजर्वेशन करेंगे, वनों का संरक्षण कैसे होगा, इस पे क्या किया गया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में डिस्कशन किया गया। ठीक है, और इसी प्रथम सम्मेलन जो आपका आयोजन किया गया 1992 में, इसके बाद आपका क्या आने वाला था भाई, 2000 आने वाला है ना भाई, 8 साल के बाद 2000 आने वाला था। मतलब हम 21वीं शताब्दी में इंटर करने वाले थे, 21वीं शताब्दी में इंटर करने वाले थे। तो इसी 21वीं शताब्दी में इंटर करने वाले हैं, इसका मतलब ये कि सारे देशों को कहा गया कि जो हम 8 साल के बाद हम 2000 में एंट्री कर जाएंगे, यानी 21वीं शताब्दी में इंटर कर जाएंगे, तो सारे के सारे देश अपनी समस्याएं कुल मिलाकर कितने 21वीं शताब्दी में आ रहे हैं, तो 21 समस्याओं को, और ये समस्याएं कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड होनी चाहिए, इसी को कहा गया 21 एजेंडा। ठीक है, 21 एजेंडा तैयार करने के लिए कहा गया। और साथ के साथ क्या कहा गया कि सभी देश क्या है, एक फंड बनाएंगे। ठीक है, और उस फंड में क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे। जो देश जैसा उसकी जीडीपी है, यानी कि गरीब देश है तो उस हिसाब से वो इस फंड में यहाँ पे जमा करेंगे पैसे। अमीर देश है, अमेरिका है, यूरोप के जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो यहाँ पे अधिक अमाउंट में पैसा जमा करेंगे और उस फंड का यूटिलाइजेशन वो गरीब देश जो 21 समस्याएं लेकर के आएंगे, जिसके पास उतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए उस पर्यावरण समस्याओं को दूर करने के लिए, तो इस फंड का यूज यहाँ पे किया जाएगा। समझ में आया? क्योंकि भाई अब देखिए यहाँ पे क्या, इसके ऊपर यहाँ पे क्या तर्क रखा गया कि जो पर्यावरण में जो आज जो बदलाव देख रहे हैं, या पर्यावरण में जो मानव हस्तक्षेप देख रहे हैं, ये कोई गरीब देशों का यहाँ पे देन नहीं है, या अमीर देशों का। ये जो एसी का इस्तेमाल हो रहा है, अमीर देश ही कर रहे हैं बहुत अधिक। फ्रीज वगैरह जो, अब तो खैर फ्रीज वगैरह में कंट्रोल कर लिया गया वो सारे गैसेस। तो अब अमीर का, अगर अमीरों के कारण अगर पर्यावरण क्षति हो रहा है, तो भाई गरीब उसका, ऐसा तो नहीं है कि गरीब उसका भुक्तभोगी नहीं है, वो भी है। तो इसलिए अमीर जितना देश है वो उतना ज्यादा अधिक फंड करेंगे और उसके पैसे का यूटिलाइजेशन उन देशों में। तो ये होता है 21 एजेंडा। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजों को समझाया। इसके बाद फिर सेकंड पृथ्वी सम्मेलन कराया गया। ठीक है, हर 5 साल के बाद होगा। तो 1992 में हुआ, अगला 5 साल के बाद 1997। तो देखिए सेकंड पृथ्वी सम्मेलन को +5 भी कहा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो +5 मतलब क्या, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जस्ट 5 साल बाद, इसलिए इसको कहा गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5। कहाँ आयोजित किया गया था भाई, न्यूयॉर्क में, यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। इसका मेन मुद्दा क्या रखा गया, इसमें मेन मुद्दा रखा गया कि जो पृथ्वी गर्म हो रही थी, है ना, जो पृथ्वी गर्म हो रही थी, इसके लिए ही क्वेटो सम्मेलन का आयोजन क्वेटो सम्मेलन को बुलाया गया।
ठीक है। इसके अलावा याद रखना आपको 1997 में ग्रीन हाउस सम्मेलन, यानी कि वही पृथ्वी जो गर्म हो रही थी, जो ग्रीन हाउस गैस है, उसी सम्मेलन को बुलाया गया था। कहाँ पे? जापान के क्वेटो में। इसलिए हम लोग इसे क्वेटो सम्मेलन भी कहते हैं। समझिए ध्यानपूर्वक, मैंने क्या कहा कि जो दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया 1997 में, इसमें डिस्कशन ये हुआ कि जो पृथ्वी गर्म हो रही है, ठीक है, पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है, तो वो सारे ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करिए, और उस ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करने के लिए एक सम्मेलन कराया गया, क्वेटो सम्मेलन, जो जापान में स्थित है। और इस सम्मेलन में क्या डिस्कशन किया गया, जो ग्रीन हाउस गैस जो है उसकी पहचान की गई, जिससे क्या है भाई, पृथ्वी का टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा था, जैसे कि आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, SF6 हो गया, मीथेन गैस है। तो इससे पहले अब एक चीज और याद रखना है आपको, ये जो आपका जो क्वेटो सम्मेलन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कब? 1997 में आयोजित किया गया था। ये कहां से निकला? सेकंड पृथ्वी सम्मेलन में ही बैठक हुई देशों में। आप डिस्कशन ये हुआ कि पृथ्वी जो गर्म हो रही है, तो इसमें गर्म होने के पीछे रीजन क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैस। तो वो ग्रीन हाउस गैस के लिए सम्मेलन 1997 में कहां पे? तो क्वेटो में, यानी कि जापान में स्थित जो आपका जगह है क्वेटो, उसी का नाम पर सम्मेलन का नाम रख दिया गया था क्वेटो समिट। यहां से सवाल आपका ये बनता है ना कि जो क्वेटो सम्मेलन का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित 1987 में एक और सम्मेलन हुआ था, ठीक है। हालांकि इसका कुछ निष्कर्ष बाहर नहीं निकला, लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल समझौता का जो संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस से। कब हुआ था? 1987 में, लेकिन ये सफल नहीं रहा। तो ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए भाई, आपको पता है ओजोन का क्षय हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ गया भाई? ये रहा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पृथ्वी गर्म हो रही है, CO2 गैस, ये भी इसका रिस्पॉन्सिबल माना गया। तो अब ये सारे जो गैस हैं, इस सारे गैसों को क्या किया गया भाई? प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि जो देश जो शीतलक के रूप में ये सारे गैस का फ्रीज वगैरह में, AC वगैरह में जो यूज हो रहा है, उस पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। आप ऐसे AC फ्रीज बनाइए जो CFC और CO2 उस सारे गैसों का इसमें इस्तेमाल ना हो। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठंडा करने वाले जितने मशीन है उसमें ये सारे गैसों का इस्तेमाल ना हो। अब इसके बाद 5 साल के बाद फिर, यानी कि कब? 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, यानी इसको हम कहेंगे +10, यानी प्रथम सम्मेलन के 10 साल के बाद ये तृतीय सम्मेलन। ये कहां आयोजन हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। क्लियर है? तो तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसको समझिए, जो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित की गई थी। ये सारे विकसित देश, इस सम्मेलन में भी जितने भी विकसित देश रहे, डेवलप्ड जो कंट्री रहे, उनको क्या कहा गया कि इनको जिम्मेदार ठहराया गया। इस सम्मेलन में जो बैठक हुई, सारे देश आए और इसमें जिम्मेदार ठहराया गया कि जो विकसित देश हैं, जो आज पर्यावरण में जो इतना हस्तक्षेप हो रहा है, या पर्यावरण जो आज बीमार पड़ रहा है, पृथ्वी जो बीमार पड़ी, इसमें विकसित देश जिम्मेवार है। तो बहुत ज्यादा इसमें हो हंगामा देखने को मिला इस सम्मेलन में, और कोई आउटकम नहीं निकला, और एज इट इज इस सम्मेलन समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फोर्थ सम्मेलन, कुछ ऐसा फोर्थ सम्मेलन आपको देखने को नहीं मिलता है आगे। लेकिन इस थर्ड पृथ्वी सम्मेलन से पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर के जागरूकता काफी अधिक आ गई थी। लोग सावधान हो चुके थे पर्यावरण को लेकर के, कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। ठीक है, अपने जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसको हम बहुत मतलब इस तरीके से यूज करें, जो सतत विकास का कंसेप्ट है कि आप भी यूज करें, आपके आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है भाई, बाकी वो अब सतत ये हो गया पृथ्वी सम्मेलन के बारे जो मुझे बताना था। अब आ जाइए नोट्स में हम लोग देख लेते हैं, फटाफट चीजों को खत्म करेंगे। देखिए, रियो डी जेनेरो के नाम से भी जाना जाता है प्रथम शिखर सम्मेलन, मैंने आपको बता दिया, अर्थ समिट कहते हैं। यूएनईपी द्वारा 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसलिए इसे रियो सम्मेलन, ये मैंने बता दिया। ऑफिशियल नेम यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन, ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, इसी सम्मेलन में मैंने कहा ना भाई, सतत विकास पर ध्यान दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, इसका संबंध ब्रुकलिन कमीशन, ये मैंने सतत विकास बता दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। 21 एजेंडा के बारे में मैंने आपको बता दिया। सतत विकास लागू करने के लिए ये सारे पॉइंट मैंने सतत विकास के क्लासेस में बताया, उसको देख लीजिए, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे डिस्कशन हो नहीं पाएगा। वहां मैंने डिस्कशन किए थे, उससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने बताए थे वहां पे। अब देखिए, कन्वेंशन एक हुआ था ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन, यानी कि जैव विविधता मतलब जो जैव विविधता का संरक्षण के लिए कन्वेंशन किया था। मैंने बताया ना भाई, प्रथम शिखर सम्मेलन का ही इससे संबंध है। मैंने क्या बताया था, प्रथम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य, अगर आपने ध्यान से देखा है, यहां मैंने लिखा भी था शब्दों का, वनों का संरक्षण, जैव विविधताओं का संरक्षण और भूमंडलीय परिवर्तन जो आपको देखने को मिल रहा है, यही उद्देश्य था प्रथम शिखर सम्मेलन का।
तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई। इसका संबंध रियो डी जेनेरो सम्मेलन के तहत ही जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधताओं का संरक्षण करना, कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, और इसको लागू कर दिया गया था 1993 में। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। उद्देश्य क्या है भाई? औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोका जा सके एवं उसके प्रभावों को मुकाबला किया जा सके। यह कन्वेंशन 1994 में कार्य करने लगी थी और 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में यूएनएफसीसी का समझौता हुआ था। पूछा जाता है यूएनएफसीसी का समझौता किसके तहत हुआ था? तो वही प्रथम शिखर सम्मेलन में ही इसका समझौता हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन 1995 बर्लिन में हुआ है। 1995 तक यूएनएफसीसी के सदस्य देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जवाबदेही को मजबूती प्रदान करने हेतु एक समझौते लाया गया, जो देखिए आपने सुना होगा COP1, COP2, COP19, 21, 22, इस प्रकार से सुना हो ना जो आपने, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ जो पेरिस की आप जो बात करते हैं, ये यहीं से निकाला है आपका। और ये निकला यूएनएफसीसी कहाँ से? प्रथम शिखर सम्मेलन में ही इसकी उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, समझौता किया गया था। और फाइनली इसका प्रथम आपको पूछेगा एग्जाम में भाई, यूएनएफसीसी का प्रथम सम्मेलन 1995, इसका ही शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग COP कह देते हैं, ठीक है। एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ भाई? यूएनएफसीसी के सदस्य जो देश हैं उनके द्वारा जो जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जवाबदेही को मजबूती प्रदान करने हेतु एक समझौते लाए गए, जो COP। मतलब कि जो यूएनएफसीसी के सदस्य देश हैं, जो जलवायु में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसके लिए क्या जवाब है भाई? तो उसके लिए आपको जवाबदेही बनना है और उसको मजबूती से क्या करना है? बैठक में चीजों को रखना है। इसके लिए COP प्रथम, यानी कि इस प्रकार से COP1, COP2 आपके एग्जाम में पूछे गए कई बार। और हर 2 साल बाद जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जवाबदेही को मजबूती प्रदान करने हेतु COP3 में अपनाया गया 1997 में, जो यूएनएफसीसी का क्योटो प्रोटोकॉल भी कहलाया। क्लियर है भाई? देखिए यही क्योटो प्रोटोकॉल जो मैं आपको बता रहा था, क्योटो प्रोटोकॉल जो यूएनएफसीसी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता ही है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरित गृह, देखिए मैंने कहा ना भाई, क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका बाध्यकालीन उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों की प्राप्ति। या प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 1997 को अपनाया गया था, लेकिन 2005 में ये क्रियाशील हुआ, ठीक है। अपनाया गया 97 में, और यानी सेकंड शिखर सम्मेलन में। उसके बाद देखिए मराकेश समझौता भी क्योटो प्रोटोकॉल क्रियान्वित करने के लिए 2001 को COP7 यानी मराकेश मोरक्को में जो स्थित है में नियम को अपनाया गया। इससे मराकेश समझौते भी कहते हैं। तो देखिए जो आपका यूएनएफसीसी के द्वारा जो आयोजित किया जाता था COP1, COP2, तो COP7 में नियम को अपनाया गया, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट्स में लिखा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देश जो है, यानी कि जो विकसित देश है, 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना प्रतिशत कम करना तय किया गया? 5.5%। नेक्स्ट कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में COP 15वां अधिवेशन कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ, जिसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। वियना कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट 1985 में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई थी। कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 1988 में इसको लागू किया गया था। मॉन्ट्रियल मैंने आपको बता दिया ग्रीन हाउस से संबंधित है, कोई इसको लागू मतलब लागू हुई, बट इसका कोई निष्कर्ष बाहर नहीं आ पाया था। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में लाया गया। इसका संबंध भी जैव विविधता से है। इसका उद्देश्य अनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण और सतत इस्तेमाल किया जा सके। चलिए आगे बढ़े। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 को लागू किया, 2003 में इसको लागू किया गया था, लाया गया था 2000 में, 3 में लागू किया। इसका संबंध जैव विविधता संरक्षण एवं सतत आयु उपयोग से है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा ये भी आपको याद रखना होगा, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक है भाई। ये मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड हेडक्वार्टर याद रखिएगा। अध्यक्ष आप अपडेट कर लीजिएगा करंट से, ठीक है। चलिए इसमें हो गया ये सारे पॉइंट। ये आंदोलन है जो पर्यावरण से रिलेटेड है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कवर किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लेंदी हो चुका है आपके लिए। चलिए एक चीज और, यहाँ पे सतत विकास का भाई कंसेप्ट जो है आप जरूर देख के जाइएगा, और ये सम्मेलन देन आपका ना श्योर है कि 2 से 3 सवाल एकदम श्योर है यहाँ से रख के चलिए कि आपका 2 से 3 सवाल ये वाली वीडियो और सतत विकास वाली वीडियो जब आप देख लेंगे और उसके MCQ वाले सेशन देख लेंगे तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।